नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को आपके जीवन में जब आप लोग देखते हैं कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है या दूसरों को ऐसा समझ में आता है कि यार ये आदमी बहुत परेशान है, ये आदमी बहुत अपने आप को बड़ा समझ रहा है या ये इसके अंदर ईगो आ गया है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा ईगो साइकोलॉजी के बारे में समझाऊंगा, ये ईगो का निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पे अपने व्यू रखे हैं। कैसे जो हमारा माइंड है वो हमको हमेशा फूल बनाता रहता है और हम उसकी भावनाओं पे खींचे चले जाते हैं, या उसके लिए हमको ऐसा लगता है कि ये हमको पूरी तरीके से हम माइंड के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये ईगो क्या खराब चीज है या अच्छी चीज है या बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो जो कि साइकोलॉजिस्ट बड़े बड़े हैं जिन्होंने ईगो पे बात करी, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो साइकोलॉजिस्ट है वो सिग्मल फ्रॉड है। सिग्मल फ्रॉड कहते हैं कि हमारा जिस प्रकार से हम एक इंसान है, हमको आदमी ऊपर ऊपर देख के पहचानने लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारा बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन हमारे अंदर कौन से गुण खिल रहे हैं, हम किस प्रकार के हैं, कि हमारे अंदर किस प्रकार मंथरा वाली सोच तो नहीं चल रही है। या जैसे हम देखते हैं कि समुद्र में एक बर्फ का टुकड़ा या बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा का एक छोटा सा हिस्सा हमको ऊपर ऊपर दिखता है, वैसे हमारा इंसान है, इंसान की साइकोलॉजी है, इंसान का माइंड है कि वो जो ऊपरी ऊपरी दुनिया है उसको देखता है। इस ऊपरी दुनिया के नीचे भी, जैसे पाताल में, या हम कह सकते हैं बर्फ के टुकड़े के नीचे भी एक बड़ा भारी बर्फ का टुकड़ा है जो हमारी आंखों को नहीं दिखता और हम सोचते हैं ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नीचे, जैसे समुद्र में या हम कह सकते हैं आइसबर्ग होता है उसके नीचे चीजें दबी होती, वैसे इंसान है उसके अंदर बहुत सी ऐसी उसकी कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर, नीड छुपी होती हैं जो कहीं ना कहीं उसको, इस वजह से वो उसको परेशान करती हैं। हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीजें देखते हैं क्योंकि वो हमारे चेतन माइंड में है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है। तो इसी को जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सिग्मल फ्रॉड आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं। तो आज मैं माइंड के पूरे खिल्ला खोलूंगा, माइंड के चिथरा के बारे में समझेंगे कि क्या ये जो हमारे अंदर ईगो पैदा होता है ये हमको जन्म जाति मिलता है या सोसाइटी हमारे अंदर डाल देती है, या इसमें इन्वायरमेंट का रोल है, या हमारे माइंड की उपज है, या किस प्रकार से हमको ट्रेंड किया गया है। तो ये सारी चीजें, क्या ईगो किसी आदमी के लिए बेहतर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो आज उन्हीं सारी चीजों में बात करूंगा। तो हमारा माइंड बेसिकली 3 प्रकार के ईगो से मिलकर बना है, जिस पे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जो आइसबर्ग थ्योरी कहती है वो कहती है कि हमारा माइंड, जहां से हम छोटी छोटी चीजों के लिए जो हमारे अवचेतन माइंड में पड़ी है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, तो अनकॉन्शियस माइंड हमेशा वो माइंड होता है जहां पे जो हमारे सेल्फिश मोटिव है, जो हमको कि पैसा कमाना है, हमको बिजनेस करना है, हमको अपने हिसाब से जीना है। लेकिन जब हम इस समाज में आते हैं, जब हम इस सोसाइटी में आते हैं, जब हम इस सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, एक हम अपने आप में सेल्फ हैं कि हम खुद हैं, दूसरे जो हमारा खुद का इंटरनल परसेप्शन क्या, जो हमारे अंदर क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशन है, क्या बिहेवियर है, क्या थिंकिंग है, किस प्रकार का हमारा सेल्फनेस है, कैसा हमारा मोटिव है। दूसरा इस सोसाइटी का जो एक्सटर्नल समाज है, जो हमारी बाहरी दुनिया है कि वो कैसे जी रही है, वो कैसे खा रही है, वो कैसे पी रही है, उसके कस्टम कैसे है, उसकी डिसिप्लिन रूल्स कैसे, उसके मोरल कैसे हैं। तो जो इन दोनों के बीच में टसल पैदा होता है वही हमारे माइंड को जो जन्म देता है ईगो का। जहां सोसाइटी हमसे कहते हैं कि नहीं इसके पैर छुओ, हम कहते नहीं हम नहीं छुएंगे। दूसरा कहता है तुम राम राम बोलो, हम कह देंगे हम राम राम नहीं बोलेंगे। तीसरा कह देगा तुम हमारे हिसाब से जियो, हम कह देंगे हम तुम्हारे हिसाब से नहीं जिएंगे।
माता पिता कहते हैं कि तुम बढ़िया से एक पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी ले लो, लेकिन हम उनकी बात सुनेंगे नहीं। वो कहते हैं इस उम्र में इधर उधर ना घूमो, इधर उधर किसी से व्यवहार न बनाओ, कोई गलत काम न करो कि हमारा कलंक लगे। लेकिन बच्चा क्या होता है, वो माता पिता की बात नहीं सुनता। उसके कुछ सेल्फिश मोटिव हैं, ऐसे मोटिव हैं जो उनको दबा दिया गया, उनको इस तरीके से अंदर डाल दिया गया है जो उसने अपने जिंदगी में पेरेंटिंग के दौर पे, सोसाइटी के दौर में उसके खिलाफ कोई ड्रामा हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, या ऐसी चीजें हैं जो उसको पूरी तरीके से रिप्रेस करके रखी है, परेशान करके रखी। या तो उसकी सोच है, या तो उसकी डिजायर है, या उसके इमोशन है। वो कभी खुशी होता है, कभी दुखी होता है, दूसरे को देखता है इसके बहुत पैसा है, इसके पास बहुत ज्यादा सिस्टम है, इसको लोग बहुत जानते हैं, उसके अंदर भी चाह होती है। वो जो करना चाहता है बचपन में, जब वो समाज के प्रेशर में आता है तो उसकी जो डिजायर है, जो इच्छाएं उनको दबानी पड़ती हैं। तो यही इच्छाएं, यही जो उसकी थिंकिंग, मूड, नीड, ड्रीम है, वही कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो का निर्माण करती है। क्योंकि वो जो करना चाहता है सोसाइटी उसको करने नहीं देती, बार बार उसको रोकती है, बार बार। जैसे कि मेरे को कोई काम करना है, मेरे घर वाले कह देंगे ये काम बुरा है। कोई नाच रहा है तो लोग उसको नचनिया बोलेंगे, कोई कुछ भी कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, सेल्फी ले रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो उसको सोसाइटी कह देगी नहीं ये गलत चीजें हैं। तो ये परसेप्शन जो दूसरों का है और जो हमारा सेल्फ का परसेप्शन है, उसी के बीच में ये जितनी लड़ाई है, इसी को सिग्मंड फ्रॉइड आईडी बोलते हैं। और ये हमेशा हमारे अनकॉन्शियस में इसीलिए रहती है क्योंकि जो हमने बचपन में प्रताड़ना झेली है, परेशानियां झेली हैं, दिक्कतें झेली हैं, वो हमको इतना रिप्रेस करी, इतना परेशान करी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे जब हम और सोसाइटी के, फिर हमको पता चलता है कि नहीं ये हमारी जो चीजें हैं सोसाइटी से इसका टसल चलेगा, तो फिर हम बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। जो बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं परसेप्शन के जरिए, मेमोरी के जरिए, इन्वायरमेंट के जरिए, दूसरों से बातचीत करके एक सामंजस्य बनाने का बात करते हैं। तो ये जो सामंजस्य होता है धीरे धीरे हम इसके ऊपर उठने लगते हैं। तो ये हमारी, जब हम छोटे होते हैं तो ये छोटी जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट का समय होता है, ये आईडी का होता है। जब हम और थोड़े बड़े होते हैं कि हमको क्या करना है, हम कैसे अपने हिसाब से, तो जो हम समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये बाहरी दुनिया के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो ये हमारे ईगो को जन्म देती। क्योंकि हमारी जो बचपन की दिक्कतें थी उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमको हमेशा दबाया। जो हम करना चाहते तो वो हमको करने नहीं दिया गया, हमको हमेशा समाज के हिसाब से चलना सिखाया गया कि ये आईएएस है, ये पीसीएस है तो तुम भी आईएएस बन जाओ। दूसरी बात है तुमको बिजनेस, दूसरे पास बहुत पैसा है तो तुम भी पैसा कमाओ, दूसरे की वैल्यू है तो तुम भी अपनी वैल्यू बनाओ, दूसरे इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो तुम भी इस प्रकार के कपड़े पहनो। दूसरे को सम्मान बताया गया कि इसको नमस्ते करो, इसको ये बोलो, तो वो भी तुम्हारे चीज में वो जो जड़ें डाली गई हैं बचपन से, वही जड़ें तुमको परेशान करती हैं, जो आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती हैं। यहीं से शुरुआत होती है इंसान के ईगो की। जैसा कि बात करते हैं सिग्मंड फ्रॉइड, वो कहते हैं जो हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं लेकिन संसार हमको हमेशा रिप्रेस करता है। वो कहता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो रियलिटी है ये हमारा इमेजिनेशन का संसार है, जो हमारा इंटरनल संसार है, और ये संसार है जो हम रियल अपनी आंखों से देख रहे हैं या समझ रहे हैं। तो ये जो इमेजिनेशन और रियलिटी का द्वंद है, इसी को हम कहते हैं कि ये ईगो का निर्माण करता है। जब इंसान को पता चलता है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी, समस्याएं बहुत गंभीर है, तो धीरे धीरे वो यहाँ से लोगों से पढ़ता है, नॉलेज लेता है, कुछ चीजें उसके मेमोरी में जो इस समाज से उसने गेदर करी है, पढ़ी है, अच्छी है, फिर धीरे धीरे वो उसमें सामंजस्य बिठाने लगता है, उन चीजों को मानने लगता है। तो जब उसका दिमाग जो अवचेतन माइंड से प्री कॉन्शियस मेमोरी में जाता है, मेमोरी आगे चल के फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो चीजें समझने देखने का सही परसेप्शन पैदा हो जाता है। तो यही हमारा आगे चल के कॉन्शियस का रूप लेता है, जिसको हम चेतना बोलते हैं। और ये चेतना जो हमारे होते हैं, ये थॉट्स एकदम बेहतरीन थॉट होते हैं, यही चल के हमारे अंदर सुपर ईगो पैदा करते हैं। और ये सुपर ईगो को ही सबसे बड़ा ईगो माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे समाज की एक्सेप्टेंस चीजें हैं, चाहे वो नम्स हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे वर्च्यू हो, चाहे इथिक्स हो, चाहे कोई रिलीजन हो, हम उस चीज का पालन करने लगते हैं। हमको लगता है कि यही मोरालिटी है, क्योंकि संसार ने इसको रियलिटी एक्सेप्ट करके रखा है, लेकिन हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
जाए था, लेकिन समाज के दबाव से, समाज के प्रेशर से, सोशल इन्वायरमेंट से हमारे अंदर जो चेंजमेंट होता है हमारा इस सोसाइटी में, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, बिहेवियर, एटीट्यूड, यही जाके हमारे अंदर सुपर ईगो का निर्माण करता है। और यही सुपर ईगो हमको हमेशा, जो हम कहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई, आदमी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया, ह्यूमैनिटी के लिए जीने लगा, तो ये सब चीजें आती हैं। लेकिन ये सारी चीजों के होने के बावजूद जो बचपन में उसने ये परेशानियां झेली हैं, वही उसके अंदर इंपल्स पैदा करता है, आवेश पैदा करता है कि वो इतना रगड़ा जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है। जैसे हम किसी चीज को रगड़ देते हैं फिजिक्स में, तो उसके बीच में जो इंपल्स क्रिएट होता है उसी को हम बोलते हैं कि ये एक प्रकार से चार्ज का काम कर रहा है। उसी प्रकार से वो इंसान भी चार्ज होता रहता है, वो इसी द्वंद में परेशान होता रहता है। तो ये द्वंद की जो फिलॉसफी है, इसी को सिग्मंड फ्रॉइड ईगो साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये ईगो खराब नहीं है, लेकिन हमको ईगो, क्योंकि हमारी जो चीजें हैं उनको हमेशा से दबाया गया, उन दबाने की वजह से जो हमारे अंदर है, धीरे धीरे हम इन चीजों को समझे सोसाइटी में। जैसे हमारी अर्जेस थी कि मेरी बेसिक नीड थी बायोलॉजिकल की, मुझे खाना है, मुझे इसके साथ घूमना है, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, अब मुझे हंगर लगी, मुझे खाना नहीं मिल रहा। तो यही द्वंद हमारी सोसाइटी से, घर से, फूड से हमको सिक्योरिटी नहीं मिलती, हम कोई चीज करने जाते हैं हमको आदमी रोक देता है, मार देता है, परेशान करता है, हम कुछ भी करना चाहते हैं हमको रोक दिया जाता है। तो यही द्वंद उसके अंदर ईगो पैदा करता है। अब ये द्वंद, जैसे आप दोनों बात कर रहे हैं, उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जो मनवाना चाहते हैं वो मानेगा नहीं, और ये वो जो करना चाहता है ये प्लीजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्लीजर का मतलब ये कि हमको जिस चीज पे सुख मिलता है, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो जब तक हमारा तुम्हारा इंटरेक्शन अच्छा है तो हम लोगों को सुख मिल रहा है। जहां हम लोग को पेन समझ में आने लगा, बस वहीं से लड़ाई शुरू हो जाएगी, वहीं से द्वंद का निर्माण होगा, जिसको हम ईगो बोलते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगी। और फिर इसीलिए हम ये शायरियां पढ़ते हैं कि जिंदगी भर मुझे इस बात की हसरत रही, दिन गुजारूं तो रात सुहानी आए, कौन सीखा है सिर्फ बातों से सबको एक हादसा जरूरी है। तो वही बात है कि जब आपका ये द्वंद है, ये जो लड़ाई है, एक हादसा अपने समाज के साथ, घर के साथ करा है, तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे अंदर एक हादसा पैदा होता है, एक ऐसा हमारे अंदर स्पार्क आता है जो हमारे ईगो को जन्म देता है। कैसे मुझको तुमने रोक दिया, कैसे तुमने मुझको ये काम न करने दिया, कैसे तुम्हारी ये हिम्मत हुई, अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं समाज से बदला लेके दिखाऊंगा। तो ये जो हसरत आपके अंदर रह जाती है कि यार मेरे को ये छोटी छोटी मेरी ये डिजायर थी, ये ड्रीम थी, ये मेरी फीलिंग थी, उसको दबाया गया है। तो उसी दबाने की वजह से जो वो हादसा है, सबको एक हादसा जरूरी है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया। जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये इसे इसमें कहा गया डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो ये ईगो की साइकोलॉजी इसी प्रकार से काम करती है। आप इस बात को समझिए, जैसे गाना है प्यार से समझ जाइए नहीं तो रेल दिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें ईगो को ही जन्म देती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पर्सनालिटी हमारी हमेशा जो हम परसीव करते हैं, जो देखते हैं, उसके बाद हम अनुभव करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्या सही क्या गलत है ये तो हमको अपने परसेप्शन से समझ में आता है कि हमारे माइंड को क्या सूट करता है, जो हमारे रीजन को प्लीजर देता है, आनंद देता है, उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं, उसी को तो हम रियलिटी मान लेते हैं। यहाँ रियलिटी और भ्रम कुछ है नहीं, बस वो हमारे माइंड की उपज है, सोच की उपज है कि उसी प्रकार से हम कंडक्ट करते हैं। और जो रियलिटी टेस्टिंग चल रही, क्योंकि समाज ने उन चीजों को मान रखा है, अधिकतर लोग 100% अगर इसको मान रहे हो, 20 तुम मान रहे हो, तो तुम सोचते हो यार मैं कमजोर हूं, ये 80% यार ज्यादा अच्छे हैं। तो तुमको मजबूरी में इस चीजों का पालन करना पड़ता है। जो इस चीजों का नहीं पालन करता, वहीं से ईगो को जन्म होता है। यही ईगो चल के फिर बाद में इनसे लड़ता है, विध्वंस करता है। फिर हो सकता है कि आप अपनी बात को मनवा ले जाएं, बाजी बार ना मनवा पाए। तो यही जो द्वंद है ये परेशानी का कारण होता है, सब लोगों को परेशान करता है। तो ये जो हमारा आईडी ईगो होता है, वो हमेशा आईडी और सुपर ईगो के बीच में मेडिएशन करता है कि हाँ ये सही है ये गलत है।
अगर ये ज्यादा बोल देगा तो ये कहेगा नहीं ये सही है, फिर ये ज्यादा बोल देगा तो कहेगा। ये दोनों के बीच में आपसी लड़ाई ना हो, कौने बात की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाता है। जैसे हमको कोई लड़ाई हो जाती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, तो हम जाके जुडिशरी से कहते हैं इसका निपटारा करो। ऐसे हमारे माइंड के जो प्री कॉन्शियस हमारे मेमोरी में चीजें पड़ी अनकॉन्शियस के बीच में या कॉन्शियस माइंड के बीच में अगर कोई टसल होता है तो ये सॉल्व करता है। बस इसका यही काम है, इसी में दिन भर लगा रहता है। जो आपके अंदर की उथल पुथल है, परेशानी, या आपने बचपन में जो समस्याएं फेस करी, वो कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा परेशान करता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार इनके पास दबदबा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं परेशान हूं, मैं दिक्कत झेल रहा हूं। तो वो आपके अंदर एक कुंठा डालता है, फिर लोग उसी कुंठा के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, ईगो पैदा होता है। जब खूब सारा पैसा कमा लेते हैं तो वो भी दूसरों का शोषण करते हैं। ऐसे कैपिटलिज्म को आप देख लीजिए, उनके साथ बुरा हुआ, उन्होंने मेहनत करा, ईगो उनके अंदर आया, प्रयास करा। बाद में आप किसी भी चीज में देख लीजिए, एजुकेशन माफिया देख लीजिए, भू माफिया देख लीजिए, पॉलिटिकल माफिया देख लीजिए, रिलीजियस माफिया देख लीजिए, ब्यूरोक्रेटिक माफिया देख लीजिए। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं। और सुपर ईगो जब जान जाता है कि यार नहीं ये सब कुछ भू माफिया उफिया नहीं, एंड ऑफ द डे सबको मरना है, हमको लोग गलत कहेंगे, 100% हंसेंगे, ताली बजाएंगे, तो फिर आप सुपर ईगो ह्यूमैनिटी की बात करने लगते हैं। इसीलिए पहले कोई नेता शुरुआती में ह्यूमैनिटी की बात नहीं करता है, ना कहीं जाए ना कहीं कोई फाउंडेशन चलाए, लेकिन जब मरने के ब्याह आता है तो लोग राम राम करना शुरू कर देते हैं, फाउंडेशन चलाने लगते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। गरीबी से कोई बाढ़ प्रभावित कुछ चीजें हो गई या कोई और समस्या हो गई, तो ये सुपर ईगो क्यों? क्योंकि उसने जो चाहा था, जो उनकी डिमांड बचपन में दबाई गई थी, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया, एक्वायर कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया या पा गया। तो अब उसके अंदर की यार इस ईगो में कुछ रखा नहीं है, उसको रियलिटी समझ में आ गई। जो उसके साथ बचपन में भेदभाव, परेशानियां या उसकी डिजायर को अंदर ही मारा गया था, उसने उसको एक्वायर करके मेहनत करके ईगो को जन्म दिया, और ईगो उसको ऊपर ले गया। और जब उसने जाना सब कुछ कर लिया, उसने भी अपना बदला पूरा कर लिया, तो वो सुपर ईगो की तरफ आ गया, जो फिर समाज के सोशल स्टैंडर्ड है, सोशल बिहेवियर है, सोशल कस्टम है, नम्स है, डिसिप्लिन है, आदमी उसके हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो यही जो सेंस है राइट और रॉन्ग का, ये राइट और रॉन्ग कुछ है नहीं है, बस आपके माइंड की उपज है। जो 80% लोग मान रहे हैं वो आप नहीं मान रहे हैं, आप 10% मान रहे हैं, और 80% वाला चाहता है कि ये जो 10% है मैं इसको भी कब्जा लूं, और तुम चाहते हो कि ये जो 10% है ये 70% मैं कब्जा लूं। बस जो इसी का खेला है, इसी को बोलते हैं राइट और रॉन्ग, और यही रियलिटी और भ्रम है, और कुछ है नहीं है। आईडी हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, हमारी बेसिक डिजायर है, बायोलॉजिकल हंगर की डिजायर, फूड की डिजायर, सिक्योरिटी की डिजायर, तो ये सारी चीजें हैं। इसी को सिग्मंड फ्रॉइड साइको एनालिस्ट है, जो माइंड का, साइको का मतलब होता है माइंड, एनालिसिस कर रहे हैं वो कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आया कहां से, कैसे हमारा जो माइंड है वो डिसऑर्डर हुआ। ऑर्डर में इसी वजह से नहीं है क्योंकि ये जो परेशानियां उसने देखी है या इनको दबाया गया, उसके मोटिव, डिजायर, इमोशन, फीलिंग, ड्रीम, नीड, थिंकिंग को वही उसके अंदर विकार पैदा कर दिए हैं। ये इसी वजह से वो जो उसका द्वंद है, सिग्मंड फ्रॉइड कहते हैं, वो उसको जन्म देता है कि जो उसकी रिलेशनशिप है वो अदर जो दूसरों की साइकोलॉजी से मिल नहीं रही है। क्योंकि अगर जो उसने चीजें बचपन में दूसरे लोग इंजॉय करे या कोई प्रॉब्लम उसको, अगर वो सब चीजें बैलेंस होती है, सारी प्रॉब्लम उसको इस प्रकार की ना देखनी पड़ती, तो उसके अंदर ये डिसऑर्डर आता ही ना। अब इसी वजह से ये उसके अंदर डिसऑर्डर आ गया। फिर बाद में लोग मर्डर करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को दबाते हैं, क्योंकि जब उनको दबाया गया है तो स्वाभाविक सी बात है उनको भी दबाया जाएगा, और यही ईगो जन्म देता है। जैसे आपसे लोग कह दें कि आप आईएएस नहीं बन पाएंगे, अब आपको गुस्सा आ गया, अब आप कह देंगे मैं कैसे नहीं बन पाऊंगा, तो आपकी जो डिजायर, इच्छाएं हैं, फिर आप उसके लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और जो समाज में लोग आपको बोले उनको गलत साबित करने का, जो ये सही गलत का निर्णय है, यही सारा खेला है। सोसाइटी आपको रोकेगी। जैसे अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें तो फैमिली कहेगी नहीं बउआ ऐसे जीना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे शांति से रहना है, ताकि घर में दाग ना लगे, कोई परेशानी ना आए, ये सारी चीजें। लेकिन आप क्या है, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, आप सोसाइटी की परवाह नहीं करते, जबकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं। जो कस्टम रूल बॉन्ड्स बने
उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये जो आपका टसल है, आप जैसा जीना चाहते हैं आपके घर वाले वैसे जीना नहीं दे रहे हैं आपके अंदर। आप अपने इच्छा की इच्छाओं से जीना चाह रहे हैं, घर वाले आपको अपनी इच्छाओं से नहीं जीने दे रहे हैं। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो पढ़ाना चाह रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। यही कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं एजुकेशन में देखने को मिलता है। जब आप मेहनत करते हैं, आप सफल नहीं होते हैं, दूसरा के पास पैसा आ जाता है, लोग उसका बढ़िया से उसको इज्जत देते हैं, आपको इज्जत नहीं मिलती तो आप कहते हैं ऐसे कैसे। फिर आप अपने अंदर ईगो पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, ये मेहनत करके आप ही पैसा बनाते हैं, अपना भी नाम बनाते हैं। तो ईगो खराब नहीं है, ईगो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब हिस्ट्री में है, हमारे पोस अंग्रेजों ने शासन करा, अब हमारे यहाँ सब लोगों को गुस्सा है, कैसे ही इतने दिन शासन करेंगे। सब लोग एकत्रित हुए, अपने माइंड को किया, अब इनको हटाना है। सबके अंदर ईगो आ गया, सबने जो उनकी डिजायर बचपन से उनको दबाया गया, उनके साथ शोषण किया गया, उनकी फीलिंग के साथ खेला गया, हटा बाहर करे। ऐसे कोई राजा है, कोई तानाशाह है, वो भी यहाँ की पॉलिसी सही से काम न करे, जैसे एसएससी में गड़बड़ चल रही है। इसके बाद अभी करप्शन और ये सारी चीजें चरम पे चल रही हैं। कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं बांध टूट रहे हैं, कहीं रेलवे बेची जा रही है, कहीं सारा कैपिटलिस्ट को सौंपा जा रहा है। आदमी यहाँ परेशान है, उनको मीटिंग करने से फिक्र नहीं। तो ये लोगों के अंदर ईगो आएगा तो अगली वाली पंचवर्षी में हटा बाहर करेंगे। या जो सरकार के अलग अलग लोग हैं, उनके धर्म से उनकी नहीं बन रही है, उनके धर्म का उपहास बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, या जो उनके रिलीजियस डॉक्ट्राइन है, प्रिंसिपल फेथ है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो लोग एक दूसरे पे विध्वंसक हो जाते हैं, उनके अंदर ईगो पैदा होता है, और यही ईगो चल के आगे चल के कम्युनल वायलेंस, टेररिज्म और रिलीजन में जो पादरी अपने हिसाब से सोचता है। तो हम कहते हैं हमारी डिजायर यही कहे मालपुआ खाएं, हम कहे मालपुआ ना खाएं, तो बस ये रिलीजन पे इम्पैक्ट डाल देता है। ये कहता है कि लेबर मैं ही पूरा प्रोडक्ट बनाऊं, मैं ही सब कुछ बनाऊं, उसके बाद तुम आराम से आओ, बस नेता बन के पूरा पैसा डाल लो, हम 100 रुपया तुम धरो, 80 हम धरो। तो ये ईगो नहीं पैदा करेगा कि यार मैं 20 रुपया में काम करूंगा क्या, मेहनत तो मैं सगल कर रहा हूँ। यही सारी चीजें, ऐसे बच्चे दिन रात मेहनत करें, सरकार पैसा ले ले 100-100 रुपया, इसके बाद एसएससी में धरना दें तो लाठी डंडा खाएं। तो ये उनके अंदर ईगो आएगा, फिर वो अगली बार सरकार आएगी, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, हो सकता है सफल हो जाए, हो सकता है लाठी डंडा खाएं। तो ये सारी चीजें समाज कहता है कि नहीं आपका मन है आईएएस बनने का, आपका मन आईएएस बनने का नहीं, लेकिन समाज उनको बड़ा दिखा दिया है, वैल्यू दे दिया है, पैसा गाड़ी, तो आप देखकर उतावले हो जाते हैं। तो ये आपके अंदर ईगो पैदा करता है, फिर आप उससे कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं, या मंत्री बनना चाहते हैं, या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। तो कुछ आपका निर्धारित नहीं होता है, जैसे आपके खिलाफ शोषण होते हैं बस वैसे ही आपके अंदर भावनाएं जन्म लेती हैं। इसीलिए हमेशा हेल्दी ईगो का निर्माण करिए। ईगो जरूरी है कि साला सेल्फ स्टीम के सामने किसी से झुकेंगे नहीं, लेकिन वो ईगो सही होना चाहिए कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो प्रॉपर रिस्क होना चाहिए। जो मेरे इम्बिशन है, मैं जो जिंदगी में पाना चाहता हूँ, कोई बनाता नहीं हमको सोसाइटी के धक्कों से, सोसाइटी के समस्याओं से, या हमको जिस चीज पे प्लीजर मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती, वही हमारे अंदर ये बात नहीं। इसीलिए हम समाज की नहीं सुन के अपने मन की करते हैं कि सुनो सबकी करो मन की। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी फिर हमारी बेहतर होती है। हमको कोई आसानी से चूतिया नहीं बना पाएगा, ना इमोशनली हमको ब्लैकमेल कर पाएगा, ना कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि हमारी भावनाएं, इमोशन मर जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो समस्याएं, प्रताड़ना हमने बचपन में अनकॉन्शियस माइंड में आईडी में झेली है, वो बता रही कि सब दर्द है, इनसे दूर निकलो, अपना सिस्टम बनाओ। क्योंकि तुम्हारे भी खिलाफ तो इन लोगों ने तुमको परेशान करा था, तब इनको इमोशन नहीं आया, तब इनके अंदर कोई भी दया भाव नहीं आई। तो ये आपकी विल पावर को वो ज्यादा मजबूत करेगी कि ये लोग मेरे को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, अब मैं उठ के दिखाऊंगा। ये एबिलिटी आपके अंदर जनरेट करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी कि यार देख लेंगे, दुनिया जो कहती है कहने दो, लोगों का काम है कहना, हम तो वही करेंगे और बेहतरीन करेंगे। तो आप अपने दिमाग में ये रखिए, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी मजबूत करेगी कि दुनिया के सामने झुकना नहीं है, दुनिया के सामने रखना है। कि वही है ना कि इसमें बहुत बढ़िया शायरियां है कि हर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों वही चीज है कि अगर ईगो है तो फिर
झुकेंगे नहीं। और ये सारी चीजें, लेकिन अनहेल्दी ईगो की अनावश्यक नेता बन रहे हो। कह दिया जा रहा है कि यार गाड़ी जाओ, रोड में जा रहे जानबूझ के जाम लगा रहे हो, जानबूझ के लोगों को मार रहे हो, जानबूझ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो, जैसे पुलिस वाले करते हैं, खाना नहीं देते हैं, इसके बाद अनावश्यक डंडा चलाते हैं। तो ऐसा जब ये भी पावर से निकलते हैं या कहीं फंस जाते हैं तो बध दिए जाते हैं। तो ये वीकनेस शो करता है कि आपके अंदर इरोगेंस आ गई है, वीकनेस आ गई है, आप फियर या पेन है, इन सारी चीजों से आप फिर डरेंगे, आपको भी दिक्कत होगी कि यार भविष्य में अगर मैं फंस गया तो मेरे को भी लोग मारेंगे, मेरे अंदर भी पेन पैदा होगा। तो कृपया इस प्रकार की अमानवीय चीजें न करें। ईगो ठीक है, लेकिन ईगो को एक हद तक बना के रखिए जो ईगो पॉजिटिव है। और ये ईगो सब नहीं अच्छे है, आईडी वाला सुपर ईगो रखिए कि ऐसी पर्सनालिटी बनाऊंगा कि दुनिया में मेरे को आदमी कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ बेहतरीन करके जाना है, कुछ मोरल कंपाउंड सोशल स्टैंडर्ड को फुलफिल करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज दे के जाना है कि इन सारी चीजों से मैं ऊपर उठ जाऊं, किसी चीज की चाहे ना रहे, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं फिलॉसफी में। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो हमारा आइसबर्ग पूरा मेंटल माइंड है, जिसका एक ऊपरी परत दिख रहा है, लेकिन अंदरे की इसके कितनी सारी परतें हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो ऐसे ही बात करते हैं। अब इनके टसल को कम करने के लिए, इनके मजबूती को डाउन करने के लिए इनके बीच में बैलेंस बनाया जाएगा। वो बैलेंस होगा कि हम इनको एक्नॉलेज करें कि कमियां क्या हैं, दूसरों के साथ मिलें, फीडबैक लें, अपने सेल्फ स्टीम का भी ध्यान रखें, उनसे समय समय पे बात करें, कुछ जो चीजें हैं उस पर सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें, फ्यूचर गोल क्या है उनके बारे में बताएं, टीम वर्क करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, मेडिटेशन करें, टॉक करें जो थेरेपिस्ट है। तो हो सकता है कि आप इन चीजों से निकल पाए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में मैं बात करने का प्रयास कर रहा था। अब कॉन्सियसनेस की बात आती है तो स्विस जो ऑस्कर प्रिस्टबर हैं 1911 में वो ईगो इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। तो कुछ और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं। तो ये बात करता है कि ईगो इंस्टिंक्ट हमेशा प्लीजर के कॉन्सेप्ट को प्रेफर करता है कि हम वही चीज करते हैं जिससे हमको प्लीजर मिलता है, और वो प्लीजर जो है वो हमको अटेंशन और मेमोरी के जरिए समझ में आता है। किसने, उन्होंने कितना खूब स्टेटमेंट कहा है कि कामोवेश वही जाने के लिए सवार था जहां इदम जाना चाहता था। और इदम का वही मतलब है कि जो मेरी अनडिजायर चीजें रोकी गई हैं तो स्वाभाविक सी बात है मैं वहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे खिलाफ एक अंदर गहरा आघात कर गई हैं जो मुझको जीवन भर परेशान करती हैं, तरपाती हैं। और इसी के लिए जो ईगो आता है वो मेडिएटर का रोल प्ले करता है। इसमें फिर और डेवलपमेंट हुए साइकोलॉजी ईगो को समझने के लिए। हेंज हर्टमैन ने 1939 में ईगो को बताया कि ये जन्मजाति समस्या शामिल है, ये समस्या हमको वातावरण से मिली हुई है, या जो हमने मेमोरी में चीजें डाल दी हैं, या जो हमारा आक्रामक आवेश है, क्योंकि जो हमको प्रताड़ना या परेशानियां देखने को मिली है, जो हमारी डिजायर है उनको दबाया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो का एक निर्माण करती है। डेविड रैपापोर्ट बोलते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है साइको एनालिस्टिक थ्योरी का जो कहीं ना कहीं ह्यूमन के बिहेवियर पे बेस्ड है, कि जो मानव का बिहेवियर है वो इसी प्रकार से काम करता है। अदर सपोर्टर है कि जो बच्चे ने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करा है कि वो माता के पास जाता है या कुछ करना चाहता है तो लोग उसको रोकते हैं, या सोशल कल्चर इफेक्ट में वो फंस जाता है। तो ये सारी चीजें, या जो उसका सेल्फ स्टीम है वो जवाब दे जाता है जब वो फ्रस्ट्रेट होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, जो वो अपने स्टीम अपनी प्राइड के लिए करता है, जबकि समाज उसको गलत ठहरा देता है कर, तो उसके अंदर वो कुंठा, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेम, गिल्टी इमोशन पैदा हो जाते हैं। तो फिर वो ईगो फंक्शन को मेंटेन करने के लिए रियलिटी टेस्टिंग की तरफ जाता है, जहां जो उसके माइंड में चल रहा है या एक्सटर्नल वर्ल्ड में चल रहा है उस पर निगोशिएशन बनाता है, ताकि वो जो टेम्पररी डिलीजन है या भ्रम में जी रहा है, या जो उसका माइंड में ऑर्गेनिक इंटरफियरेंस हो रहा है उससे निकल पाए। वो कहीं ना कहीं उसके इंपल्स को कंट्रोल करता है, जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर है वो उसको रोकता है, और वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्सेसिव नीड है, इच्छाएं हैं कि मुझको ये करना है, मुझको ड्रग लेना है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है। उसके अंदर एक अफेक्ट रेगुलेशन पैदा होता है कि फिर वो जजमेंट निर्धारित करता है कि इस सिचुएशन में मुझे कौन सा पॉसिबल कोर्स ऑफ
एक्शन लेना चाहिए, जिससे जो उसके कॉन्सिक्वेंस है उनके प्रभाव को जांचता समझता है कि यार समाज मुझको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोग हंसेंगे क्योंकि 80% पॉपुलेशन उनकी है, 10% में मैं क्या ही कुछ ऐसा कर लूंगा। तो वो जो उसके अंदर डिसीजन है फिर वो अप्रोप्रिएट सर्टेन सर्कमस्टेंसेज को अपनाने का प्रयास करता है, या जो किसी ऑब्जेक्ट पे होता है वो सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है, या जो उसके थॉट्स होते हैं धीरे धीरे जब पढ़ता है लिखता है समाज के जो कल्चर नॉर्म कस्टम को समझता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है वो कुछ जानता नहीं, वो उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको कुछ गलत या जो उसकी डिजायर उनको रोका जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है तो उसके अंदर लॉजिक कोरेंट पैदा होता है जो उसके अंदर डिफेंसिव फंक्शनिंग का निर्माण करता है, जो एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है उसकी फीलिंग से, जिससे वो बाउंड्री सेट कर सके कि मैं अपने और बाहरी दुनिया के बारे में एक सामंजस्य बैठाता है, या तो वो दुनिया से कट जाता है या तो दुनिया से कुछ उतना ही लगाव रखता है, अपने ऊपर फोकस करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, और जो प्रिमिटिव डिफेंस स्प्लिटिंग है उनसे हटता है, रिप्रेस करता है, जो चीजें दबाई गई है डिस्प्लेस हो जाता है वहां से, जो उसको जोड़ती हैं सिंथेसिस करती हैं कि वो एक कोहेरेंट मैनर में सोचे, फील करे, एक्ट करे और इंटीग्रेट करे, जो उसके खराब कंट्राडिक्टी एक्सपीरियंस माता खूबी खुशी हो जाती है, आपने देखा होगा कभी नाराज हो जाती है, या आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी आपको रोक देती है, तो जो आपका पर्सनल एक्सेप्शन है या सोशल एक्सपीरियंस है उसके बीच में टसल उसको कम करने के लिए आप चाहते हैं कि आपके पास पावर हो, फेम हो, मनी हो, जबकि जो सोशल एक्सपीरियंस है वो इस पेनफुल इमोशन से आपको बचाता है, आपका कॉन्शियस पैदा करता है कि आप जिंदगी में ऊंचा से ऊंचा उठें, ऊंचा से ऊंचा जाने, इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है, पूरी दुनिया को मानवता की तरीके देखें, हम सब एक हैं, एक ही गार्ड के बनाए हुए हैं, तो फिर आपके अंदर ये वाली फीलिंग आने लगती है। तो बस जो साइकोलॉजिस्ट एनालिसिस है सिग्मंड फ्रॉइड वो इसी तरीके से आपके माइंड को देखते हैं, और ये माइंड हमारा इसी प्रकार से काम करता है, अनकॉन्शियस में जो चीजें हमको नहीं मिली है बचपन में वो दबी हुई हैं, प्री कॉन्शियस में जो चीजें हमने अपने आसपास से किताबों से पढ़ के, लोगों से पढ़ के, इधर उधर के चीजों से पढ़ के, जो हमको इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, मैकेनिज्म मिला है, स्कूल मिले हैं, इंस्टीट्यूशन मिले हैं, एजेंसियां मिली हैं, पेरेंट्स मिली हैं, उनसे सीख के हमारे प्री कॉन्शियस माइंड में पड़े, और जब हम सचेत हो जाते हैं, समझने बूझने लगते हैं, अच्छे मोरल स्टैंडर्ड हमारे माइंड में जो कस्टम रूल्स हैं उनको समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, उसके हिसाब से अपने माइंड को बनाते हैं, उनको पालन करने का प्रयास करते हैं या उसमें रम जाते हैं, तो उसी की जो थ्योरी है वो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस जिसको हम चेतना बोलते हैं उसका विकास होता है, जो दुनिया की सबसे कि अब हमने वो जिंदगी की जो समस्याएं प्रॉब्लम थी उनको जान लिया, समझ लिया, और वो हमारे अंदर सुपर ईगो का निर्माण करती हैं, जिसमें जो हमारी बेसिक नीड है वो सबसे ऊपर हाई हमारी अब नीडें वहां से खत्म हो जाती, जैसा कि मोटिवेशन में जॉन अब्राहम मास्लो बोलते हैं कि अब हम ट्रांसीडेंटल रियलिटी में पहुंच चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।